बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अफसोसनाक वाक़ये के ऊपर जो कि नहीं होना चाहिए था। बेसिकली ये वाक़या पेश आया बहरिया टाउन फेज़ 7 रावलपिंडी में। तो इस वाक़ये के बारे में हम उस्मान साहब से भी अपनी उनकी राय लेंगे कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी के हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग जो है वो खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं। तो उस्मान साहब आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट जो है वाकया क्या था। जी, ये वाकया है कल का 27/4/2024 का। ये अरशद जमाल नामी एक लड़का था जो कि कोहाट से बिलोंग करता है। तो कल उसने एक ऑफिस में बैठ के सुसाइड कर ली। तो कहा यह जाता है कि उसके ऊपर कर्जा था 20 करोड़ का, ये मामला बताया जा रहा है। अब तक जो इन्फॉर्मेशन आई है, पुलिस मजीद इसकी रिसर्च कर रही है, बाकी बातें मजीद खुलेंगी। तो ये अफसोसनाक वाकया ऐसे पेश आया कि अरशद जमाल जो कि रियल स्टेट का एक बड़ा अच्छा काम कर रहा था, जे एसोसिएट्स के नाम से इसका ऑफिस था, और बड़ा मेहनती ये लड़का था, यंग लड़का था, जैसा कि आप पिक्चर पे इसको देख रहे हैं। तो अरशद जमाल ने एक निजी सोसाइटी लॉन्च हुई, अरशद जमाल उस सॉरी इसको कट कर लेंगे, ठीक है। एक निजी सोसाइटी लॉन्च हुई, उसने बहुत डीलर्स को अपने साथ अफिलिएट किया। तो अरशद जमाल ने इस पे काफी मार्केटिंग की, खासतौर पे अपने कोहाट के एरिया में, और अच्छी खासी रकम वहां से इकट्ठी की। कुछ जिसके पास अपनी थी वो रकम भी साथ दी, जो अफिलिएट डीलर थे उनको, डायरेक्ट सोसाइटी को नहीं दी। उसके बाद से अब तक इतना टाइम हो गया, उस सोसाइटी का कुछ भी नहीं बना, ना उस पर कोई काम शुरू हुआ है, ना कोई और मामला उसका आगे बढ़ा है। तो लोगों ने अरशद जमाल को तंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने तकाजा किया अपनी रकम का जो उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए दी हुई थी। अब अरशद जमाल ने ये सारी रकम उठा के आगे दी हुई थी, उसके अपने पास तो नहीं थी। वो क्या करता था कि भाई उनसे जाके डिमांड करता था कि भाई सोसाइटी में काम तो हो नहीं रहा, लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं, आप लिहाजा मेरे पैसे वापस करें ताकि मैं लोगों को ये अमाउंट उनकी वापस करूं। लेकिन जो एफिलिएट डीलर थे उन्होंने क्या किया कि हीले बहाने शुरू कर दिए, क्योंकि वो भी पैसे खैर आगे दे चुके थे, उनका अपना मामला था। ये बताएंगे जो वाकया पेश आया है खुदकुशी वाला, असल इसकी वजह तो चले व्यूवर्स को पता चल गई है। तो ये वाकयात जो है वो ऐसे वाकयात क्यों हो रहे हैं और लोग इतने एक्सट्रीम पे क्यों जा रहे हैं। देखें, बात सारी है पैसों की। इमरान खान के दौर में रियल एस्टेट का कारोबार बहुत ऊपर जा चुका था, लेकिन जैसे इमरान खान हटें उसके बाद से सारा काम डाउन हो गया है। लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, इसलिए की हुई थी कि उनसे उनको प्रॉफिट होगा। और दूसरा, लोगों ने बहुत ज्यादा डीलर्स हैं उन पर ट्रस्ट करके, काम अच्छा चल रहा था तो लोगों ने डीलर के थ्रू इन्वेस्टमेंट की। अब जब जाके वो चीज उनको नहीं मिली तो उन्होंने डीलर को तंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब डीलर परेशान है। क्यों? क्योंकि डीलर ने पैसे उठाए और उसने आगे दे दिए, अपने पास तो नहीं रखे ना। अब उसको वहां से कोई पैसे मिलेंगे तो वो पीछे वापस करेगा पैसे, लेकिन लोग उसको तंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और जिस दिन का ये वाकया है उस दिन भी एग्जैक्टली जो हुआ था कि वो पैसे लेने आया और आगे उसको जो है वो जिनसे उसने पैसे लेने थे वो नहीं मिले, तो जिसकी वजह से उसने इस जो देखें, दिल बर्दाश्ता हो गया। अब उनको लोग तंग कर रहे थे, वो काफी महीनों से इनको बोल रहा था कि भाई मुझे पेमेंट दें। वो आता था, ये हीले बहाने करते थे, उसके बाद ये गायब हो जाते थे। ऑफिस बॉय खाली इसको फेस करता था। तो वो बंदा ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ गया था। तो इस वजह से अभी आज भी वो आया। जब वो आया तो आगे ऑफिस बॉय था, बंदा कोई था नहीं, उसके सुन नहीं रहे थे। तो उसने पिस्टल अपने साथ लाया था। उसकी नीयत होगी, कुछ उसके माइंड में होगा कि आज मुझे पैसे ना मिले तो मैंने अपनी जिंदगी खत्म करनी है। तो उसने पिस्टल निकाला और उसके बाद अपने आप को शूट कर दिया। बेसिकली एक्सट्रीम लेवल पे जाके लोग जो है वो इस तरह के फैसले करते हैं। बहुत से लोग हैं जो बर्दाश्त करते हैं, टाइम का इंतजार करते हैं कि शायद अच्छा टाइम आए, लेकिन कुछ इसमें ये भी आंसर पाया जाता है कि आप जब अपने करीबी, जैसा कि आपके रिश्तेदार हो गए, अपने गांव वाले लोग हो गए, तो उनके अंदर जब आप बदनाम होना शुरू होते हैं तो आप इस बात को बहुत ज्यादा जहन पे सवार कर लेते हैं। तो उस वजह से भी शायद ये वाकयात जो पेश आते हैं। असल में आप ये देखें ना, 20 करोड़ का मामला था। ये कोई 20,000 या 20 लाख का मामला नहीं था। ये 20 करोड़ है, ठीक है। और ये 20 मिलियन भी नहीं है। तो इतने बंदे, एक बंदा उसके पास पैसे नहीं है, वो कहां से ला के देगा? फिर उसके गांव वाले थे, उसके रिश्तेदार थे, वो फिर बातें करना, फिर घर वालों को फेस करना। तो ये सारी चीजें ना एक बंदे के लिए जब वो खराब होता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसमें बंदे को ये करना चाहिए कि इन चीजों का बहुत ख्याल रखे, सबके लिए सबक है। और अभी ये वाकयात स्टार्ट होना शुरू हुए, अभी ये वाकयात मजीद भी चलेंगे। उसकी रीजन ये है कि
कितना लोगों ने सब्र किया। अब हालात पाकिस्तान के तो वैसे ही खराब हो रहे हैं, रियल स्टेट के और ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो अभी ये वाकयात, ये पहला वाकया है, अभी इसके बाद और वाकयात भी निकलेंगे। तो डर इस बात का है कि ये वाकयात एक्सटेंड ना हो जाए, और हालात जब तक बुरे रहेंगे तो ये रहेगा कि भाई कुछ ना कुछ लोग इस तरफ आएंगे। अच्छा, एक और मुझे चीज बताएं। अब हम रियल एस्टेट के ऊपर अगर बात कर रहे हैं तो उसके पेश नज़र एक ये वाकया पेश आया, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो पिछले कुछ सालों से वो काम कर रही थी, जो मार्केट में एक प्रोजेक्ट के नाम पे लोगों से पैसा लेती थी और मंथली बेसिस पे वो उनको रेंट भी पे करती थी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये जो है वो ये ऊंट किस तरफ बैठेगा। देखें 90% वो कंपनीज दिवालिया हो चुकी हैं। हमारे जो हाई राइज प्रोजेक्ट्स है उसमें 90% तक दिवालिया हो गई है। उसकी रीजन ये कि उन्होंने क्या किया, 90% वो वाली जो इस मॉड्यूल पे काम कर रहे थे, हाँ, मंथली जो है वो रेंटल पे करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। 90% वो दिवालिया हो चुके हैं। उसकी रीजन ये कि सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, किसी भी सोसाइटी से प्लॉट उठाया इंस्टॉलमेंट पे। अब फर्ज करें एक प्लॉट 20 करोड़ का है, 25% उसको डाउन पेमेंट पे की, और उसके बाद लोगों से पैसा इकट्ठा करते, लोगों को ये लालच देते कि हम आपको मंथली रेंट देंगे। और मंथली रेंट कितना ऑफर करते थे, 0.1%, 0.1.5, 0.2, यानी 1 करोड़ की चीज के पीछे आपको 2 लाख तक रेंट देते थे। हालांकि जो एक्चुअल फिगर है वो 0.3 से लेके 0.5 तक है रियल स्टेट में। अगर 0.5 आपको मिलता है, फर्ज करें 1 करोड़ के पीछे आपको 50,000 मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर 1 करोड़ के पीछे आपको 30,000 मिल रहा है तो वो भी ठीक है। तो जब इन्होंने एक्स्ट्रा लालच देना शुरू किया तो लोगों ने इनके साथ इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने कुछ पैसा उठाया, अपनी किस्तें दे दी प्लॉट की, कुछ पैसा लोगों को रेंटल में दे दिया, कुछ पैसे में उन्होंने अपनी याशियां की, गाड़ियां शाड़ियां रख ली और अपना लाइफ स्टैंडर्ड उन्होंने चेंज किया। एंड पे जब डिजास्टर आया तो तब चीजें इतनी महंगी हो चुकी थी। जो कॉस्ट आपको अगर 3,000 की पड़ रही थी तो अभी वो 8,000 की पड़ रही है। वो कहां से बनाएंगे? अच्छा, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इस मॉड्यूल पे काम कर रही थी, तो उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स डिलीवर भी किए हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने प्रोजेक्ट दिखाया बहुत अच्छा कि आपने मार्केटिंग कर ली, ब्रांडिंग कर ली, आपने उसकी 3D मॉड्यूल्स बना लिए, वीडियोस बना ली, ताकि हम लोगों को ये दिखा सकें कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। लोग भी समझते थे कि हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो चीज़ मिल रही है ये इन फ्यूचर जाके उनको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि उन्होंने पैसे तो उस प्रोजेक्ट के नाम पे ले लिए, लेकिन वो उन्होंने डिलीवर नहीं किया या उसको बनाना ही स्टार्ट नहीं किया। तो इसमें एक आंसर आपको नहीं लगता कि ये भी आ जाता है कि आप जब किसी भी चीज के ना होने के बावजूद उसका रेंटल किसी को पे कर रहे हैं तो ये गुनाह के जुमरे में नहीं आता? जी जी बिल्कुल, ये सूद में आता है ना। एक बिल्डिंग है वो खड़ी नहीं है, रेंट पे नहीं लगी, प्लॉट है और आपसे वो पैसे ले रहे हैं और आपको बोल रहे हैं मंथली अच्छा, लेंगे। प्लॉट भी अभी तक उनका नहीं है? प्लॉट भी नहीं है और प्लस पैसे के ऊपर आपको पैसा दे रहे हैं जी। सिंपल फार्मूला है इसका। फतवे उनके पास है, मैंने खुद फतवे देखे हैं। वो बहुत उन्होंने फतवे ले लिए हैं और पैसे भी दे के फतवे लिए, जिस तरह भी लिए, वो सेपरेट लंबा टॉपिक है, ठीक है, उस पर फिर कभी हम बात करेंगे। अब सीन ये हुआ कि फतवा उठाया, लोगों को बोला देखें जी फलां मुफ्ती ने बोला ये जायज है। उसके बाद इस्लाम में सिंपल सी बात है कि पैसे के ऊपर फिक्स्ड पैसा वो इस्लाम में जायज नहीं है। अगर आप मेरे से पैसे लेते हो, कारोबार करते हो, प्रॉफिट है, लॉस है, परसेंटेज मुझे देते हो, समझ आता है। लेकिन अगर आप मुझे कहते हो जी लाख रुपया, करोड़ रुपया दो, मेरे से लाख रुपया महीने लो, तो वो फिक्स नहीं है। सिंपल सी बात है। अच्छा, कुछ कंपनीज अभी जो हमारे आसपास काम कर रही हैं, हम नाम हम कर नहीं लेते, लेकिन उनका मॉड्यूल जो मैंने लोगों से सुना, और बहुत सारे लोग इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं अभी भी, तो वो कहते हैं जी हम फिक्स नहीं करते, हम जो हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उनके अंदर हम इन्वेस्ट कर देते हैं और सबका प्रॉफिट और लॉस हम जो है वो मिक्सअप करते हैं, और वो आके आप उसमें जो भी क्लाइंट का जो भी हिस्सा आता है, जिस हिसाब से उसका प्रॉफिट आता है, उसको हम देते हैं। लेकिन उसमें वो ये भी कहते हैं कि हमने कभी भी लॉस नहीं किया। मतलब एक कंपनी लॉस में जाती है तो दूसरी कंपनी उसमें, तो इस मॉड्यूल पे भी लोग कई लोगों से पैसा हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें ये तो सारी कहने की बात है ना। अब जो मॉड्यूल दे रहे हैं, फर्ज करो मैं 10 बिजनेस कर रहा हूँ, मैं उसका कलेक्टिव उसको मैं देखता हूँ जी, महीने के बाद मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, कुछ में लॉस हुआ, कुछ में प्रॉफिट हुआ, एट द एंड में प्रॉफिट में चला गया। लेकिन
आपने जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है सबसे पहले उस चीज को देखना है कि आया वो इस चीज पे काम कर भी रहे हैं या काम नहीं कर रहे। दूसरा, जहां पे प्रॉफिट है वहां पे आपका लॉस भी है। अब तो इस्लामिक बैंक ने भी लॉस को बीच में डालना शुरू कर दिया है, प्रॉफिट को भी डाल रहे हैं, उसके बाद वो लॉस को भी डाल रहे हैं, वो समझ आ रही है। लेकिन जो भी आपसे पैसा ले वो आगे काम ही ना करे, आपको मॉड्यूल बताता रहे, वेरिफिकेशन आप उसकी करो कि वाकई वो बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस नहीं कर रहे, और बिजनेस कर भी रहे हैं तो उनकी टर्म्स कौन कौन सी हैं। फिर प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, बिजनेस को देखा जाता है, बिजनेस की रजिस्ट्रेशन होती है, बिजनेस की एंटिटी होती है, काम हो रहा होता है। ये नहीं होता कि भाई आपसे पैसा लिया दूसरे को दिया उससे उन्होंने सूद ले लिया। ये चीज अभी मार्केट में हो रही है और बता ये रहे कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं जिस तरह के हमारे कन्वेंशनल बैंक पहले करते थे। जब इस्लामिक बैंक का कॉन्सेप्ट आया तो कन्वेंशनल बैंक ने ये बात कह दी कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बल्कि स्टार्ट में इस्लामिक बैंक भी आया था, वो भी ऐसे ही कर रहा था, कहते कुछ और थे करते कुछ और थे, फिर टाइम के साथ उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया और अब वो बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस कोई भी हो रहा हो उस पर पैसा आपका लग रहा है, फिर उसके बाद उसका रिटर्न आपको मिल रहा है, प्रॉफिट लॉस में इक्वल शेयर हो। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना कि हमारा इस बिजनेस में पैसा लग रहा है। ऐसे ही है, जब तक आपको पता नहीं होगा तो फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि भाई ये तो ये भी सूद में आता है, पैसा दे के बेफिक्र हो रहे हो, मंथली पैसा ले रहे हो और वो ये बोल रहे हैं इसमें लॉस नहीं है। बिजनेस में कैसे लॉस नहीं है? आप छोटा सा बिजनेस करो, छोटी सी दुकान भी खोलते हो, उसमें भी लॉस है, आपने रेंट पे करना है, बिल्स देने, खर्चे होते हैं, उसमें भी हो सकता है आपकी सेल ही ना हो। तो ये सारी बातें जी अफवाहें, किसी किस्म के लालच में नहीं आना, सिंपल सी ये बात है। क्योंकि जितना क्राइसिस इस वक्त फेस कर रही है पाकिस्तान के लोग, खास तौर पे, बाहर तो फिर भी हालात इतने खराब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हालात तो शायद खराब किए गए हैं या खराब हैं भी। तो मेरे ख्याल से लोगों को भी सोचना चाहिए। आप क्या मशवरा देते हैं कि इस टाइम पे आप जो लोग बिजनेस के अंदर हैं या जो किसी बिजनेस में शेयर डालते हैं तो उसको उनको किस तरह से काम करना चाहिए? देखें, सबसे पहले दो चीजें आप माइंड में रखें। जब चीजें खराब होने लगती है ना तो वो कुछ टाइम लेती है, टाइम होने के बाद एकदम बबल फटता है। बबल फटा हमारे इधर ये गुलबर्ग में, वहां पे 11 अरब का एक फ्रॉड हुआ। इसके अलावा आपके इधर डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल में फ्रॉड हुए, बहुत सारी कंपनियों में नाम लेना चाह रहा हूं पर मैं नहीं ले रहा उनका। उन्होंने प्रोजेक्ट्स डिलीवर भी किए हैं, डिलीवर करने के बाद जब से रेंटल का फार्मूला है, सूद का फार्मूला है, उसके बाद से वो उन बेचारों का भी पट्टा बैठ गया है। सबसे पहले तो आप लालच ना करो, अगर आपने रियल एस्टेट में करना है तो वो चीज खरीदो जो आपके नाम पे ट्रांसफर हो, पोजेशनेबल चीज खरीदो, फाइल भी ना खरीदो जो आपके नाम पे ट्रांसफर हो। और अगर रेंटल चीज खरीद रहे हो तो फिर आपने देखना है कि उसका जेन्युइन रेंट आपको आ रहा है या फिर आपको डमी रेंट आ रहा है। तो ये इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, डॉक्यूमेंटेशन का आपने ख्याल रखना है, लालच नहीं करनी। सबसे मेन चीज लालच है, जिसने भी लालच किया वो फंसा है। मुझे उस दिन एक बंदे ने कॉल की, जी फलां प्रॉपर्टी है, उसका 5 लाख रुपए रेंट आ रहा है और वो आपको 5 करोड़ की मिल रही है। मैंने बोला भाई मुझे फोन नहीं करना। कहता है क्यों? मैंने उसको बोला कि भाई पॉसिबल ही नहीं है कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी का 5 लाख रेंट आए। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी का 2.5 लाख आ सकता है, बहुत अच्छा है, मैक्सिमम है। 180 भी आ सकता है, 1,70,000 भी आ सकता है, लेकिन 2.5 से ऊपर मेरा जहन नहीं मानता कि आपका रेंट आएगा। इससे ऊपर आप लालच करोगे तो डेफिनेटली आपका पैसा बेसिकली ये इन लोगों की या इन कंपनीज की टैक्टिक्स हैं कि ये रेंटल ज्यादा जो है वो लालच दे के लोगों की जेब से ये पैसा निकलवा लेते हैं। और पैसा भी ऐसे निकलवाते हैं कि अगर आपने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी इनसे ले ली, मतलब प्रॉपर्टी तो नहीं होती वो आपको एक हवा में एक चीज दे देते हैं कि ये वाला आपका अपार्टमेंट होगा या ये आपकी दुकान होगी जो अभी 5 साल बाद आपको मिलेगी। लेकिन उसके ऊपर ये क्या करते हैं कि 5 करोड़ आपसे ले लेते हैं और ये हिसाब लगाते हैं कि हम अगर इनको 5 लाख मंथली देंगे तो महीने के कितने साल के कितने बनते हैं। तो अगर आप साल का भी हिसाब लगाएं तो 5 करोड़ लेके साल बाद आपको 60 लाख इन्होंने वापस कर दिया। तो अल्टीमेटली वो आपके 4 करोड़ 40 लाख पे बिजनेस कर रहे हैं। तो चले अभी हम मूव होते हैं जी, अपना जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया बैरियर टाउन फेज 7 में। तो वो भी एक निजी सोसाइटी की ही जो इन्वेस्टमेंट थी उसके मुतालिक है। तो हम वीडियो लगाने का मकसद ये है कि हम एक तो हम लोगों को आगाह करें कि वो इस टाइम पे जो हमारी मार्केट की सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक सोच समझ के फैसला करें। देखें, बात ये है ना, जिसने जाना था वो तो चला गया। अब ये जो वाकया हुआ है इतना प्रेशराइज कर दिया इस बंदे को, चले बंदा फंस जाता है, कारोबारी मामलात होते हैं, अगर वो बंदा फंस गया तो लोगों को भी चाहिए था थोड़ा सब्र करते हैं। पहले आपने लालच किया उस टाइम पे जब रियल एस्टेट की मार्केट चल रही थी, फिर जिन लोगों ने उससे पैसे लिए उनको भी चाहिए था कि उसका ख्याल करें। 20 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती।
इसके अलावा अभी मजीद भी तहकीकात चल रही हैं, बहुत ज्यादा चीजें सामने आएंगी। अब ये बंदा तो चला गया, अब जिसने पैसे लेने हैं वो किससे लेगा? उसके घर वाले तो इतने पैसे दे ही नहीं सकते, उनका तो बहुत बड़ा लॉस हो गया जो कि शायद कभी रिकवर नहीं होगा जिंदगी में। तो पैसे अब उनका पैसे देना तो खैर बहुत मुश्किल है, उन पे अपनी बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज, अपने घर के मामलात होंगे। लेकिन जो इसके जिम्मेदार हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं ये खुदकुशी नहीं है, ये कत्ल है। हालात ऐसे क्रिएट किए गए, उसको पैसे ना दिए गए, लोगों ने उसको प्रेशराइज किया। अब इसके जिम्मेदार तो वो सोसाइटी बनती है ना, कि जिन्होंने पैसे लिए थे और उसके बाद फिर काम नहीं किया, वो पैसा उन्होंने उठा के कहीं और लगा दिया अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे। अगर वो काम करते, जगह डिलीवर करते, फिर तो मसला ही नहीं होना था। लेकिन तहकीकात अभी चल रही है, फर्दर जब तहकीकात सामने आएंगी तो फिर हम तब नाम लेंगे। अभी हम किसी का नाम नहीं ले रहे, उसकी रीजन ये है कि टाइम से पहले आपने चीजें खुद से डिसाइड नहीं करनी। तो जैसे ही तहकीकात कंप्लीट होंगी, सारी बात सामने आएगी, जब उनके नाम आएंगे फिर हम लोग नाम लेके तो मजीद इस पे ना बात कर सकेंगे। कबल इस वक्त है अभी बहुत सारी चीजें अभी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सोसाइटी वालों को भी तो चाहिए होता है कि जब आप पैसे मार्केट से इकट्ठे कर लेते हैं, और ये मंथली बेसिस पे अरबों रुपए इकट्ठे करते हैं बिल्कुल ऐसे। डाउन पेमेंट के नाम पे, किस्तों के नाम पे, तो उनको नहीं चाहिए कि यार आप मार्केट में हालात ऐसे पैदा करेंगे, कम से कम आपकी चीज के रेट्स इतने होने चाहिए कि अगर कोई बेचना चाहे तो बेच सकता है। लेकिन यहाँ पे हालात इस तरह के पैदा कर दिए जाते हैं कि जिसके पास प्लॉट आ जाता है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर लेता है, उसको मजीद से मजीद फंसाया जाता है कि ये इससे मजीद हमने पैसे कैसे निकलवाने हैं। ना कि आप अपनी चीज को जो है वो डिलीवरी की तरफ लेके जाएं, ताकि मार्केट में आपकी चीज का रेट ऊपर जाए और आपकी चीज जो मार्केट में सेल परचेज हो और लोगों के पास आए। देखें, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है ना, दूसरे के पैसे पे काम करना, ये गलत कॉन्सेप्ट है। सोसाइटी के पास अगर आप तो पैसा नहीं है तो आप पहले इसको लॉन्च ना करो, ठीक है? आप चीज में पढ़ो ही ना, अगर आपकी पसली इतनी नहीं है। अगर आप इस काम में पड़ गए हो तो लोगों से जो पैसा उठा रहे हो, आप फिर सोसाइटी के ऊपर लगाओ, उसको कहीं और ना लगाओ। यहाँ पे लालच हो रही है, क्या करते हैं, एक चीज के लिए पैसा उठाते हैं, उसको दूसरी तरफ लगाते हैं। हाई राइज वाले क्या करते हैं, एक प्लॉट की कंस्ट्रक्शन का पैसा उठाते हैं, वहां से दूसरा प्लॉट खरीद लेते हैं, फिर तीसरा खरीद लेते हैं, फिर उनको सेल करने लग जाते हैं। तो सोसाइटी के ऊपर भी काम नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ का पैसा वहां लगा, वहां का पैसा यहाँ पे लगा। तो ये जो टोपी घूम रही है ना, तो ये टोपी उस वक्त तक घूमती रही जब तक मार्केट में खासतौर पर ओवरसीज इन्वेस्टर था। जैसे ही ओवरसीज सोसाइटी इन्वेस्टर वाले निकले, सोसाइटी वाले ज्यादा तो ये करते हैं कि जब वो पैसा मार्केट से उठाते हैं, तो पैसा आपने उठाया हुआ है एक स्पेसिफिक जमीन के लिए कि जिसके ऊपर आपने ये ब्लॉक देना है, इतने प्लॉट देने हैं, और वो प्लॉट हजारों की तादाद में होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो जब पैसे ले लेते हैं तो वो उसको डेवलप करने की बजाय मजीद आगे जमीन खरीदना शुरू हो जाते हैं, ताकि हमारे पास और जमीन आ जाए और हम उसके बाद जो है काम शुरू करेंगे। तो ये भी एक गलत तरीका है ना मेरे ख्याल से। देखें, अगर आपके पास पैसे नहीं, आप सोसाइटी ना स्टार्ट करो। पहली बात तो ये, अगर आप भी सोचिए कि मैं कुछ टुकड़ा उठाऊंगा, फिर उसके बाद मैं लोगों से पैसा लेके मजीद खरीदता जाऊंगा, साथ साथ अपनी डॉक्यूमेंटेशन करूंगा। और पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे आप विदाउट डॉक्यूमेंटेशन ही अपनी सेल स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? PP1 आपको लेना पड़ता है, जो कि इजीली मिल जाता है। NOC लिए बगैर ही आप चीज बेचने लग जाते हो, आप काम स्टार्ट कर जाते हो। हालांकि ये काम पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। चीज कंप्लीट होती है, आपके नाम पे ट्रांसफर होती है, फिर आप उसको सेल कर सकते हो। अब ये क्या तरीका है, आप फर्ज करो 1000 कनाल खरीदते हो, 10,000 कनाल आप सेल पे लगा देते हो, 9,000 कनाल कहाँ से आएगा? आपके पास तो 1000 कनाल है। हाँ तो जी। एट द एंड डिजास्टर तो होना ही होना है। पहले ये चीजें चल जाती थी, अभी ये चीजें नहीं चलती। क्यों? क्योंकि अब इन्फ्लेशन रेट काफी ज्यादा हाई हो गया। आज सरिया नहीं खरीदोगे, 6 माह बाद सरिये का रेट और है। आज ट्रैक्टर का रेट और है, ऑयल का रेट और है, उसके बाद तेल का 6 महीने बाद, 7 महीने बाद और है, ब्लॉक का रेट और है, बजरी, सीमेंट, लेबर, हर चीज का रेट और है। चलें जी, आज का हमारा जो टॉपिक था, आज हमने काफी इस पे बात कर ली। जो दिल भी आज बहुत खफा है, उदास है, क्योंकि एक वाकया हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो बहुत अफसोसनाक वाकया है जी, बहुत दिल बहुत खफा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो कोई भी बंदा हो, तो उस बेचारे की फैमिली को आप देख लें, उसके घर वालों को देख लें, छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, तो ये सारी चीजें देखें कि एक पैसों के लिए एक जान का जाना, ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि पैसों के लिए एक बंदा खुद को मार रहा है। और वो बंदा जो कि वेल सेटल था, वो बंदा जो अपना काम कर रहा था, पढ़ा लिखा बंदा था, उसकी एक अच्छी पर्सनैलिटी थी, बोलचाल उसकी बहुत अच्छी थी। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उसकी वो मंजिलें आसान करें। आमीन। आप भी अपना ख्याल बस ये रखिएगा। भी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये खुदकुशी नहीं थी, ये कत्ल है। बिल्कुल ऐसा। और
ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।